नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक पाठ का दूसरा भाग देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक आनंद सिंह हैं। देखिए, इस पाठ के पहले भाग में हमने आनंद प्रताप सिंह का परिचय देखा, उनका जीवन का उद्देश्य, मंजिल, इसके बारे में जानकारी ली। सूत्र संचालक के प्रकार देखे। सूत्र संचालक कार्यक्रम में चार चांद किस तरह लगाता है, यह हमने देखा। इस पाठ में हम सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण और सूत्र संचालक के जो गुण हम प्राप्त करने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल किस तरह किया जाता है, ये दो महत्वपूर्ण दो बातें हम देखने वाले हैं। पाठ हम अलग ढंग से पढ़ रहे हैं। यहाँ न आकलन कृति है, शब्द संपदा है, अभिव्यक्ति है। यहाँ भाषिक कौशल्य हम सीख रहे हैं, यानी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करके हम सूत्र संचालन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, ये देख रहे हैं। इसलिए परिच्छेद लंबे लंबे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम केवल पढ़ते जाएंगे और उसमें कौन कौन से आवश्यक गुण आ गए हैं, ये देखकर आगे बढ़ना है। पहले भाग में सूत्र संचालक के दो आवश्यक गुण आ गए हैं। वह है कि सूत्र संचालन के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। सूत्र संचालन के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा या कार्यक्रम की संहिता तैयार करनी पड़ती है। ये दो गुण हमने देखे हैं। आज उसी से आगे गुण देखिए। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का सूत्र संचालन करता है तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। यहाँ पहला परिच्छेद इस भाग का समाप्त हो जाता है। इसमें तीन महत्वपूर्ण गुण बताए हैं। पहला गुण है सूत्र संचालक का मिलनसार होना आवश्यक है, यानी सूत्र संचालक को श्रोता और वक्ता के बीच में कड़ी का कार्य करना ही पड़ता है, परंतु मंच का स्टाफ होता है, आयोजक होते हैं, अचानक वे कोई परिवर्तन बताते हैं तो हमारे चेहरे पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। हंसमुख बदलाव के साथ सामना करते हुए हमारी संहिता में परिवर्तन करके तुरंत हमें सूत्र संचालन सुचारू ढंग से आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हमारा स्वभाव मिलनसार होना चाहिए। यह पहला इस भाग का पहला गुण हो गया, सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण। यह हम 6 अंक के प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से मिलनसार और प्रभावशाली व्यक्तित्व सूत्र संचालक के लिए आवश्यक होता है। दूसरी बात देखिए, सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। मतलब विविध विषयों का ज्ञाता मतलब आप जिस कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे हो वह कार्यक्रम किस विषय से संबंधित है ये जानकर उससे संबंधित पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। अगर आप साहित्य के छात्र हैं और सूत्र संचालक हैं और आपको भौतिकी विज्ञान, परमाणु विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना है तो किस किस राष्ट्र के लोग आने वाले हैं, क्या वहां विचार व्यक्त होने वाले हैं, इसकी जानकारी लेकर मतलब सूत्र संचालन की तैयारी करना आवश्यक है। और सूत्र संचालक को विविध विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। यह दूसरा गुण हो गया। और तीसरा इसमें आ गए हैं कि लेखक कहता है मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, यानी आप सूत्र संचालन करते समय अपने विचारों को किस तरह पेश करते हो और कार्यक्रम में चार चांद लगाते हो, इसी पर कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है।
यह तीसरा गुण आ गया। इस तरह इस परिचय में 3 गुण हैं। पहला, प्रभावशाली और मिलनसार व्यक्तित्व होना चाहिए। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना चाहिए और सूत्र संचालन का प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी पर कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। ये 3 गुण हमने इस परिचय में देखे हैं। आगे देखिए, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। एंकर अथवा उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नजर में ही सामने आता है। अतएव उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण हैं। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेर व शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा हैं और हंसती भी ज्यादा हैं, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह, वगैरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज्यादा हैं, तो इस पर मैं महिलाओं के तरफ से कहना चाहूंगा। और उन्होंने बीच में ये पंक्तियां डाली है, देखिए, या वाक्य डाले हैं। हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा हैं, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। ये महिलाओं के दिल को छू लेने वाली बात कहकर पूरी महिलाओं का समर्थन ही सूत्र संचालन ने पा लिया। यानी सूत्र संचालन में इस तरह के वाक्य डालकर महिलाओं के मन को जीत लेना, यह भी एक कला होती है। यह लेखक ने, मैंने एक सूत्र संचालन में इस तरह के वाक्य डाले और महिलाओं का समर्थन पा लिया, ये लेखक ने अपना अनुभव यहाँ बताया है। परंतु यहाँ इस परिचय में देखिए, जैसे कि मैंने दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन में या टीवी हेतु सूत्र संचालन इस प्रकार में बताया था। एंकर का व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है। और उस समय मैंने यह कहा था, परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज और गरिमामय होनी चाहिए। यह हमने सूत्र संचालन के प्रकार में देखा है। टीवी पर जब हम सूत्र संचालन करते हैं तो किस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते हैं, क्योंकि वो दृक श्राव्य माध्यम होता है, वहां आपकी पोशाक, परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा, ये सब कुछ करोड़ों लोग देखने वाले हैं, इसलिए वह गरिमामयी होना चाहिए। कार्यक्रम क्या है उसी के अनुसार हमारी पोशाक होनी चाहिए। यह मनुष्य का एक सामान्य ज्ञान है। जहां हमें कहाँ जाना है, हम किस कार्यक्रम के लिए जाना है, उसी के अनुसार हमें अपना वेश या पोशाक परिधान करना चाहिए। यही बात यहाँ लेखक ने बताई है। यह भी एक आवश्यक गुण है। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास ही श्रोता तक आपको पहुंचाता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है। अगला गुण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण है, मतलब मंच संचालक के उत्तम गुण हैं। क्योंकि सतर्क रहना पड़ता है, कब किस समय कार्यक्रम में परिवर्तन हो जाए, श्रोता की स्थिति क्या है, मंच पर क्या चल रहा है, और बोलना, ये सब बातें एक साथ करनी पड़ती हैं। सहजता होनी, और इतने टेंशन में भी हमें सहजता से बोलना चाहिए। एक बार श्रोता, एक बार वक्ता और फिर गड़बड़ बोलने में नहीं होनी चाहिए। और उत्साह से बोलना चाहिए, यानी टेंशन में हमारे चेहरे का उत्साह फीका पड़ता है। इसलिए सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन ये मुख्य गुण हैं, और इन गुणों के साथ आपको सूत्र संचालन करना आवश्यक है। और कार्यक्रम को रोचक, रंजक बनाने के लिए, यह तो बात हमने चार चांद लग गई इसमें बताई है। कार्यक्रम में रोचकता लाने के लिए या रंजकता लाने के लिए बीच बीच में हास्य से भरे चुटकुले, दृष्टांत, शेरो शायरिया या कविता के अंश या किसी वक्ता के महत्वपूर्ण कथन व्यक्तित्व के, यह भी हमें बीच बीच में डालना पड़ता है। ये कैसा डालना चाहिए, ये लेखक ने यहाँ एक महिलाओं के कार्यक्रम का उदाहरण देकर पेश किया है।
अगला परिचय देखिए। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। मतलब वो महिला अतिथि थी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में, कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं बनता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। या ऊपर हमने देखा विविध विभिन्न विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है, वही बात यहाँ बताएं, विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। ये मंच संचालक के लिए आवश्यक है। समयानुकूल मतलब सामने कौन सा श्रोता है, किस तरह का सोचा है, ये देखकर हमारे भाषा शैली में परिवर्तन करना पड़ता है, भाषा शैली का प्रयोग करना पड़ता है और इसके लिए हमें निरंतर अध्ययन करना आवश्यक है। उत्तम सूत्र संचालक के लिए निरंतर अध्ययन करना आवश्यक है, यह भी उसका गुण है। अब आगे उन्होंने जो बताया है वो अपने निजी जीवन के बारे में बताया है। निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है, ये कहना बहुत आसान है और पढ़ते रहना बहुत कठिन है। यह बात बताने के लिए लेखक कहते हैं बचपन से ये संस्कार होना आवश्यक होता है। इसलिए लेखक अपनी बात बता रहे हैं। देखिए, मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसे मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि हमें श्रोता होना चाहिए। लेखक हमेशा रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनता था, इसलिए सुनता था कि वह उद्घोषक कैसे बोलता है, उसकी आवाज की उतार चढ़ाव किस तरह है, शब्दों का उच्चारण कैसा है। यानी ज्यादा सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्यादा पढ़ने से हमारी शब्द संपदा बढ़ती है। इसलिए अगर सूत्र संचालन के क्षेत्र में आपको आना है तो निरंतर अध्ययन करना चाहिए, निरंतर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए और विभिन्न सूत्र संचालन के कार्यक्रम को ध्यान से गंभीरता से सुनना चाहिए। यही बातें सूत्र संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और यह हमारा आधार स्तंभ बन जाती है। ये लेखक ने अपने अनुभव से बताया है। अगला परिचय देखिए। मैं उद्घोषक या मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। अब यह गर्व मतलब स्वयं ने अच्छा कार्य किया है, इसका अभिमान है। यानी कि गर्व इसका मतलब ग की बाधा नहीं है। तो यहाँ जब आदमी स्वयं अपने आप को सफलता से 29 साल तक की सेवा प्रदान करता है, वफादारी से, ईमानदारी से कार्य करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यान में रखिए, कोई भी काम करो पूरी निष्ठा से करो, चाहे नौकरी हो, चाहे तुम्हारा व्यवसाय हो, पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। पूरी निष्ठा से कार्य करने पर जो खुशी मिलती है, इस पर लेखक को गर्व हो गया है। इसलिए लेखक कहते हैं मैंने ये सेवाएं प्रदान की हैं, इसका मुझे गर्व है। गर्व का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए, एक आत्मिक संतोष उन्हें मिला है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूँ। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। यहाँ लेखक ने थोड़ी सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है और उद्घोषक और एंकर, मैं मेरी आवाज से गांव गांव तक, सड़क सड़क, गली गली पहुंच गया हूँ। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात आकाशवाणी से पेश करते हैं,
तो पूरा देश उनकी बात सुनने के लिए उस दिन कब है, यह समय देखता रहता है। यह आवाज की जादू है, ये वक्तृत्व की जादू है। ध्यान में रखिए, राजनीति वो क्या बोले, इससे भी उनकी भाषा, उनकी वक्तृत्व कला सुनने के लिए भारत का कोना कोना उस दिन जाग जाता है, सुनने लगता है मन की बात। उसी तरह लेकर कहते हैं कि मैं आवाज की दुनिया से देश के कोने कोने, सड़क सड़क, गली गली पहुंच जाता हूं। और उन्होंने बहुत सुंदर अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। देखिए, मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूं। यह एंकर की शक्ति है, यह एंकर का गुण है, कौशल है। अपनी आवाज के जादू से पूरे देश के कोने कोने तक वह पहुंच जाता है, क्योंकि आकाशवाणी यह एक ऐसा माध्यम है, देहात, शहर, गांव, खेत, कहीं भी यह हम सुन सकते हैं। यह बात लेखक ने यहाँ बताई है। आकाशवाणी का महत्व भी बताया है, आवाज की जादू भी बताई है और एंकर का महत्व भी बताया है। अब पाठ के अंत में, मैंने पाठ के प्रारंभ में कहा कि सभी को सूत्र संचालक ही बनना है, ऐसी बात नहीं है। हर एक का करियर अलग अलग होने वाला है, परंतु हर करियर में अपने पास जो कौशल है, जो शक्ति है, उसे पूरी निष्ठा से पेश करना चाहिए। यह जो पाठ सुन रहे हो, उन सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि आप चाहे कोई भी कार्य करो, एंकर ही हो इस तरह का आग्रह नहीं है, परंतु जो कार्य आप करोगे वो पूरी निष्ठा से करो। और हर कार्य के लिए रोजगार है, उसकी दृष्टि से देखो। पाठ के अंत में लेखक ने सूत्र संचालक के माध्यम से किस तरह रोजगार हासिल होता है इसके बारे में बताया है। देखिए, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभवों से कहना चाहता हूं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदय स्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। यानी सूत्र संचालक के रूप में आकाशवाणी, रेडियो पर, यानी विभिन्न सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपको रोजगार मिल सकता है। यहाँ इस क्षेत्र की विशेषता यह है, नाम भी मिलता है, दाम भी मिलता है। दाम मतलब पैसा मिलता है, और आप प्रसिद्ध हो जाते हो कि आपकी भाषा शैली अच्छी है। और सूत्र संचालक यह कार्यक्रम की आत्मा होती है, इसलिए आपका नाम भी प्रसिद्ध हो जाता है, आपकी आवाज प्रसिद्ध हो जाती है, और आपको दाम भी मिलता है। ये एक इस तरह की गलतफहमी फैलाई जाती है कि भाषा पढ़कर आप क्या करोगे। तो यहाँ लेखक ने बहुत सुंदर बात बताई है। इस तरह कभी कभी गलत मार्गदर्शन होता है, भाषा क्यों लेते हो, सामाजिक शास्त्र ले लो, अधिकारी बनने वाले हो। अरे अधिकारी को भी बोलने के लिए आना चाहिए ना, इसके लिए भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसका बेसिक ज्ञान अच्छा होना चाहिए, उसका कौशल्य हमें सीखना चाहिए। इसलिए भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लेखक ने बताई है। जीवन में कहीं भी किसी भी तरह की नौकरी करनी है तो हमारा संवाद या कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण होता है, और कम्युनिकेशन के लिए हमारा भाषा कौशल अच्छा होना चाहिए, इसलिए भाषा का अध्ययन करना आवश्यक है। यह रोजगार की बात बताई है। अब आगे देखिए, पिछले भाग में हमने 2 प्रश्न देखे हैं। 100 से 120 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आपको 2 सवाल दिए जाते हैं, और इनमें से 1 लिखना पड़ता है, और इसके लिए 6 अंक होते हैं। इसके पहले भाग में हम 2 प्रश्न सूत्र संचालक के प्रकारों पर प्रकाश डालिए ये देखा, और सूत्र संचालक कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न हमने देखे हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। ये मैंने प्रश्न अंत में इसलिए लिया है क्योंकि पूरे पाठ में उत्तम मंच संचालक के गुण बिखर गए थे, और इन सभी बिखरे हुए गुणों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए पूरा पाठ पढ़ना आवश्यक था, इसलिए यह प्रश्न अंत में लिया है। देखिए, वास्तव में उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। यह विस्तार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीनियर कॉलेज के लिए BA लेवल का यह प्रश्न है, और 12 अंकों के लिए पूछा जाता है। हमें ये 6 अंकों के लिए लिखना है, और 120 शब्दों में लिखना है। इसलिए
केवल मुद्दे महत्वपूर्ण यहाँ हम लेते जा रहे हैं, विस्तार नहीं कर सकते। विस्तार अगर करेंगे तो यह उत्तर 500 शब्दों का हो जाएगा। हमें 120 शब्दों में बिठाना है, इसलिए केवल मुद्दे लेते जाना है। मुद्दों में भी मैंने 7 मुद्दे लिए हैं, आप इनमें से 5 मुद्दे भी लिख सकते हो। प्रस्तावना, 5 मुद्दे और उत्तर का अंत करना है। देखिए, आनंद प्रकाश सिंह हिंदी के श्रेष्ठ उद्घोषक और सफल मंच संचालक हैं। मैं उद्घोषक इस आत्मकथनात्मक पाठ में लेखक ने उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। यह हम में होने ही चाहिए, परंतु क्या होना चाहिए इसका केवल उल्लेख किया है। जिन्हें सूत्र संचालक बनना है उनमें सब कौशल्य होते ही है, ऐसे लेखक ने कहा है। पहला गुण देखिए, भाषा के बारे में है। भाषा की बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी को ध्यान में रखना पड़ता है उत्तम मंच संचालक के लिए। देखिए, उत्तम मंच संचालन के लिए भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, समयानुकूल भाषा शैली, भाषा का प्रभुत्व, और यहाँ और भी एक चाहिए, आवाज का उतार चढ़ाव आदि के लिए भाषा का गहराई से अध्ययन आवश्यक है। ये उत्तम मंच संचालक के लिए इन सभी बातों को, शुद्धता, शब्दों का चयन, उचित प्रयोग, समयानुकूल भाषा शैली और भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए, आवाज में चढ़ उतार होना चाहिए, और इसके लिए आपको भाषा का गहराई से अध्ययन करना है। केवल पढ़ना या नहीं, तो भाषा का गहराई से अध्ययन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि इसी पर ही सूत्र संचालन चलता है। बस भाषा, इस एक मुद्दे में भी 6 मुद्दे हैं, आप यह भी अलग अलग करके लिख सकते हो। दूसरा मुद्दा देखिए, प्रभावशाली और मिलनसार व्यक्तित्व का होना मंच संचालक का आवश्यक गुण है। ये मैंने कहा है, मिलनसार होना बहुत महत्वपूर्ण है। मंच संचालक के लिए हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। इनमें विविध विषयों का ज्ञाता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाजिर जवाबी होना चाहिए और चेहरे पर हास्य होना चाहिए। अगला गुण, सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन मंच संचालक के मुख्य गुण हैं। यह भी हमने विस्तार से देखा है। मंच संचालक को कार्यक्रम के स्वरूप के अनुसार संहिता लिखकर तैयार करना और सामने सुनने वाले श्रोताओं के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करने की कला होना आवश्यक है। आकर्षक प्रस्तुतिकरण उत्तम मंच संचालक का मुख्य गुण है। अगला मुद्दा देखिए, प्रासंगिकता और हाजिर जवाबी का गुण महत्वपूर्ण है। अचानक कार्यक्रम में परिवर्तन होता है, तब संहिता में परिवर्तन करके मंच संचालन करना भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। भाषा प्रभुत्व क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस तरह अचानक कार्यक्रम में परिवर्तन हो जाता है, तो हमें भाषा शैली, वाक्यों में परिवर्तन करके तुरंत हमें अगले वाक्य स्वयं तुरंत बनाना पड़ता है और सूत्र संचालन करना पड़ता है। इसलिए प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है, हाजिर जवाबी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, ये सभी गुण महत्वपूर्ण हैं। उस उत्तर का अंत देखिए, इस प्रकार उत्तम मंच संचालक इन गुणों के आधार पर श्रोता और वक्ता के बीच सेतु का कार्य करता है और कार्यक्रम सफल कर सकता है। इसके लिए कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6 अंकों के लिए प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, कृति क्रमांक आ में निम्नलिखित का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ भी 2 आपको दिए जाती हैं कृतियां और 1 लिखनी पड़ती है 4 अंक के लिए। यहाँ सवाल यह है कि आपकी किताब में 2 प्रश्न दिए हैं। अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। सूत्र संचालन कीजिए, इसके बजाय सूत्र संचालन का प्रारूप तैयार कीजिए, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि सूत्र संचालन कीजिए मतलब पूरा जैसा हमने किया है वैसा आंखों देखा वृत्तांत लिखना पड़ता है, और ये वृत्तांत अगर हम लिख लेंगे तो 4 पन्ने उत्तर हो जाएगा। हमें लिखना है 100 शब्दों में, मतलब 10 से 12 पंक्तियों में हमें लिखना है और लंबा चौड़ा हो जाता है। इसलिए सूत्र संचालन कीजिए, ऐसा नहीं तो सूत्र संचालन का प्रारूप तैयार कीजिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि 4 अंक के लिए हम इतना लंबा चौड़ा उत्तर नहीं लिख सकते, क्योंकि समय का नियोजन और लेखन का स्पीड, इसी पर यहाँ अंक हमारे जा सकते हैं। इसलिए देखिए, यहाँ केवल मैंने प्रोटोकॉल के अनुसार
अनुसार किस तरह कार्यक्रम आगे आगे बढ़ता है और उसमें क्या क्या होता है, ये मुद्दे मैं देती गई हूँ। देखिए, परंतु सूत्र संचालन कैसा करना चाहिए, आवाज में उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए, उच्चारण कैसा होना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। जिन्हें यह पाठ पढ़ते समय जिसके मन में जागृत हो रहा है मैं सूत्र संचालक बन सकता हूँ, ऐसा जिसे लगता है, उन्हें ये गहराई से देखना चाहिए और एक बार घर में इसका प्रयोग करके भी देखिए। सूत्र संचालक राघव या अथवा रेवती मालू। यहाँ देखिए, मैंने एक कार्यक्रम में पुरुषवाचक लिया है और एक में स्त्रीवाचक लिया है, दोनों की तरह लिया है। यहाँ राघव मालू बोल रहा है। देखिए, कॉलेज का आपका सभागार है और सभागार में हिंदी दिवस समारोह आपके फलक पर लिखा हुआ है और सूत्र संचालक बोलना शुरू करता है। देखिए, कार्यक्रम में अतिथि गण सभागार में प्रवेश करता है, उस समय स्वागत शुरू हो जाता है, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। इस सभागार में उपस्थित प्रमुख अतिथि, कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्रगण, मैं राघव मालू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ आप शब्द बढ़ा सकते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। परंतु यह आवश्यक है, स्वागत में आपको क्या बोलना है यह महत्वपूर्ण है, इतने मुद्दे आपको लिखना आवश्यक है। स्वागत के बाद स्वागत गीत, ये प्रोटोकॉल है। देखिए, संगीत महोत्सव का कार्यक्रम होता है वो पब्लिक में होता है, हिंदी दिवस कार्यक्रम ये शैक्षिक कार्यक्रम है, इसमें प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मुद्दे बहुत होते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप कक्षा में, आपके कॉलेज में आकर आप शरारती बनते हो, परंतु स्कूल में आपने ध्यान से सुना होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत कैसी होती है, फिर स्वागत गीत होता है, फिर प्रस्तावना होती है, फिर दीप प्रज्वलन होता है, ये क्रम ध्यान से रखना है और उसी तरह लिखना है। फिर स्वागत गीत, कार्यक्रम के आरंभ में हमारे कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्राएं स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। यहाँ और भी लिख सकते हो, स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं 12वीं कला की छात्राएं हैं, यह भी लिख सकते हो, परंतु शब्द संपदा बढ़ रही है इसलिए केवल मुद्दा यहाँ दिए हैं। स्वागत गीत समाप्त होने के बाद धन्यवाद छात्राओं, यह बताना महत्वपूर्ण है। बहुत खूब धन्यवाद छात्राओं, यह भी आप लिख सकते हो। फिर प्रस्तावना, कार्यक्रम की प्रस्तावना करने के लिए मैं कनिष्ठ महाविद्यालय के विभाग प्रमुखों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्रस्तावना हो गई है, धन्यवाद सर, और यहाँ बीच में काव्य पंक्तियां जैसे लेखक ने डाली थी, हिंदी हमारी प्यारी भाषा, करे सम्मान हम उसका, इस तरफ बीच में ही 2 काव्य पंक्तियां डालना। अगला मुद्दा, दीप प्रज्वलन। अब मैं प्रमुख अतिथियों को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन से करें, और जब कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन शुरू हो जाता है तो आपको ये काव्य पंक्तियां, तमसो मां ज्योतिर्गमयी, इस तरह काव्य पंक्तियां आपको गाना, ध्यान में रखना। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जा रहे हैं, इस तरह बोलते रहना जब तक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू रहता है तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीप प्रज्वलन करने के बाद प्रज्वलन करने वालों को धन्यवाद देना। फिर उसमें यहाँ भी लिख सकते हैं, अतिथियों को मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना आसन ग्रहण करें, इस तरह भी आप बता सकते हो। फिर परिचय, अब मैं प्रमुख अतिथि का परिचय कराने के लिए हिंदी अध्यापिका को आमंत्रित करता हूँ। परिचय हुआ है, धन्यवाद अध्यापिका जी। फिर सम्मान, देखिए प्रस्तावना और परिचय के बीच में दीप प्रज्वलन आ गए हैं, परिचय होने के बाद सम्मान का कार्यक्रम आ जाता है, सम्मान सत्कार। अब मैं प्रधानाचार्य जी को विनती करता हूं कि वे हमारे प्रमुख अतिथि का शाल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और सम्मान करें, इस तरह यहाँ बताना। यहाँ भी कुछ काव्य पंक्तियां डाल सकते हो, परंतु ज्यादा काव्य पंक्तियां डालने से उत्तर बढ़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताई है। अब सम्मान स्वागत सत्कार होने के बाद छात्रों का भाषण होता है, अथवा राष्ट्रभक्ति पर गीत होते हैं, अथवा प्रतियोगिता के पुरस्कार बांटे जाते हैं। यहाँ अलग अलग ढंग से होता है। यहाँ मैंने छात्रों के भाषण, इस कार्यक्रम में हमारे कुछ छात्र हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ रमा रानडे। फिर उसका भाषण होने के बाद धन्यवाद रमा, अगला शुभम कोरडे, और फिर धन्यवाद छात्रों। ये भाषण का कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर प्रमुख अतिथि का भाषण होता है।
अब मैं प्रमुख अतिथि से निवेदन करता हूं कि वे आए और अपने मौलिक विचारों से हमारे छात्रों को प्रेरित करें। भाषण समाप्त होने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। कदम कदम बढ़ाए जाए, हिंदी का प्रचार करते जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदी दिन का महत्व कार्यक्रम भाषण में बताया है। इसी के आधार पर 2 काव्य पंक्तियां इसमें डालना। और प्रमुख अतिथि के भाषण के बाद अध्यक्षीय भाषण होता है अगला मुद्दा। अब मैं विनती करती हूँ कि अध्यक्ष महोदय अपने विचार प्रस्तुत करें। यहाँ धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, क्योंकि धन्यवाद का कार्यक्रम ही आगे आ गया है। आभार प्रदर्शन। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं हिंदी अध्यापक जी को आमंत्रित करता हूँ। आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम हो जाने के बाद इसी के साथ मैं घोषणा करता हूँ कि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस तरह बहुत भागदौड़ भरा हमने ये कार्यक्रम यहाँ लिया है, क्योंकि 100 शब्दों में ये सूत्र संचालन बिटाना है। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना कि 10 मुद्दों में प्रोटोकॉल से ये कार्यक्रम चलता है। ये शैक्षिक कार्यक्रम है और यह औपचारिक कार्यक्रम है। इसमें क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हो गया शैक्षिक कार्यक्रम। यहाँ दूसरा प्रश्न आपको दिया है, शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। यह भी 4 अंकों के लिए। यह बहुत लंबा होता है कार्यक्रम, परंतु बहुत संक्षेप में आपको लिखना है। केवल मुद्दे ध्यान में रखिए और हर मुद्दे में एक एक वाक्य डालते जाइए। आपके 10 पंक्तियां होती हैं। मैं यह ज्यादा दे रही हूँ, इनमें से आपको काट छाट करना है और एक एक वाक्य में लिखना है। अगर लेखन की गति है तो ये लिख लीजिए पूरा। देखिए मंच यहाँ भी अपने शहर का है यह कार्यक्रम। मैं सांगली की हूँ, इसलिए सांगली में कार्यक्रम इस तरह चलता है। अबकड़ कल्चरल ग्रुप द्वारा आयोजित संगीत महोत्सव सांगली, यह आपका मंच पर फलक होगा। मंच संचालक का नाम वहां कभी कभी दिया जाता है, कौन अध्यक्ष है, कौन प्रमुख अतिथि है। मंच संचालक यहाँ आपको मालूम होने के लिए आपके उत्तर में लिखना आवश्यक है, संचिता सानी। इसमें भी कार्यक्रम का प्रारंभ या स्वागत होता है। नमस्कार, देखिए शब्द बदल जाते हैं। नमस्कार संगीत रसिकों, अबकड़ कल्चरल ग्रुप द्वारा आयोजित इस संगीत महोत्सव में प्रमुख अतिथि शहर के सम्मानित जन, ग्रुप के सभी कलाकार और सांगली के सभी रसिकगण, मैं संचिता माने आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। शब्द रचना बदल गई है। देखिए ये संगीत महोत्सव का सूत्र संचालन का स्वागत और हिंदी दिवस समारोह का स्वागत, इसमें फर्क है। वो औपचारिक कार्यक्रम है, ये पब्लिक का कार्यक्रम है। ये ध्यान में रखिए। यह लंबा चौड़ा आप बोल सकते हो, समय की मर्यादा नहीं होती, ये ध्यान में रखिए। स्वागत के बाद स्वागत गीत या मंगलाचरण। आज की शाम खास शाम है। इस कार्यक्रम का आरंभ हम गणेश वंदना से करेंगे। गणेश वंदना के लिए मैं गीता कुलकर्णी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गीत समाप्त होने के बाद बहुत ही सुमधुर गणेश वंदना। धन्यवाद गीता जी। इसके बाद दीप प्रज्वलन। यहाँ प्रस्तावना परिचय बीच में नहीं आया है, कार्यक्रम आगे आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ मुद्दे कम है। रसिकों, हमारी संस्कृति के अनुसार गणेश वंदना के बाद दीप प्रज्वलन की परंपरा है। दीप प्रज्वलन के लिए मैं प्रमुख अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन चल रहा है, तब यहाँ भी फिल्मी गीत ही लेना पड़ता है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इस तरह गीत गाते रहना। दोस्तों, वातावरण और मन की नकारात्मकता दूर करके हम संगीत महफिल का आस्वाद लेने वाले हैं। यानी रसिकों के मन में संगीत के प्रति भावना जागृत करने के लिए यह वाक्य आपको बोलना पड़ेगा। फिर अतिथि स्वागत। रसिकों, आज के इस संगीत महोत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में मंगेशकर परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। यह हम सांगलीकरों का सौभाग्य है। अतिथि स्वागत के लिए मैं अबकड़ कल्चरल ग्रुप के अध्यक्ष से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर प्रमुख अतिथियों को शाल, पुष्पगुच्छ और गणेश मूर्ति देकर स्वागत करें। इस तरह आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कल्चरल ग्रुप है और मंगेशकर फैमिली जिसका सांगली से बहुत नजदीक का और कोमल रिश्ता है, वे आ गए हैं। इसके लिए आपको 2 वाक्य ज्यादा बोलने पड़ते हैं। और स्वागत कार्यक्रम चल रहा है उस समय ये गीत या ये 2 पंक्तियां, श्रीमान पधारे आप यहाँ,
हम सब मिल करते हैं स्वागत। दोस्तों, इस गरिमामय अतिथि स्वागत के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। इस तरह यह अतिथि स्वागत का कार्यक्रम। अब संगीत कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सांगली का रसिको हो, अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। जिस कार्यक्रम की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, अब संगीत का नजराना पेश करने के लिए आ रहे हैं अबकड़ कल्चरल ग्रुप के संगीत कलाकार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ वीणा फड़के। वीणा फड़के गा रही हैं, जिंदगी प्यार का गीत है। इस तरह आपको गाकर दिखाना पड़ेगा, यह कौशल्य आपको आत्मसात करना पड़ेगा। उसी तरह फिर हर एक नाम लेना और उस गीत की पंक्तियां गाकर दिखाना। राधिका दाते, इशारों से इशारों में दिल। फिर सुधा कुलकर्णी, झिलमिल सितारों का अंगन होगा। फिर ओंकार भावे, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। क्षमा पाटिल, तेरे साथ हैं तो मुझे क्या कमी है। मंदार जोशी, चिट्ठी आई है। इस तरह आपको नाम लेने के बाद वो काव्य पंक्तियां गाकर दिखाना पड़ेगा। यानी इस संगीत महोत्सव का कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए करने वाले को गायन की भी रुचि होनी चाहिए और उन काव्य पंक्तियों को गाकर भी दिखाना पड़ेगा। या मैंने केवल मुद्दों के लिए 6 उदाहरण लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हो, क्योंकि संगीत महोत्सव का कार्यक्रम में बहुत सारे गीत पेश किए जाते हैं। यहाँ केवल उदाहरण के तौर पर जितने ध्यान में रहेंगे उतने लिखिए। बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति, जोरदार तालियों। दोस्तों, संगीत जीवन का है गीत, सुख दुखमय जीवन का है मीत। पूरा कार्यक्रम होने के बाद जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करके आप स्वयं को ये 2 पंक्तियां, क्योंकि सुख दुख भूलने के लिए, इस संगीत महोत्सव के लिए आए हुए रसिकों को खुश करने के लिए ये 2 पंक्तियां पेश करना। बहुत खूब। रसिकों, पिछले 3 घंटों से हम सभी स्वरों की दुनिया में खो गए थे। अब आभार प्रदर्शन अंतिम मुद्दा आ गया। इस संगीत महोत्सव को सफल और शानदार बनाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मैं कल्चरल ग्रुप के सचिव को आमंत्रित करती हूँ। आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद अंत में सूत्र संचालक को सभी सांगलीकर रसिकों के लिए, सांगलीकर संगीत रसिकों को फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। इस तरह उत्साहवर्धक कार्यक्रम का अंत करना। यह आपको 4 अंक के लिए लिखना है और बहुत लंबा चौड़ा उत्तर हो गया है, इसलिए केवल प्रारूप तैयार कीजिए। इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाएगा और आपको हर मुद्दे के लिए एक एक पंक्ति ही लिखनी है। परंतु कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है, सूत्र संचालन करते समय किन कौशलों को आत्मसात करना है, यह मैंने यहाँ बताया है। और इस तरह मैं उद्घोषक ये पूरा पाठ कृति सहित यहाँ पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। धन्यवाद।